नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के 5 दशक की। आज इमरजेंसी के 51 साल पूरे हो चुके हैं। आज के युवाओं और जेनजी को इमरजेंसी इतिहास के एक चैप्टर से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता। जो युवा आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत करते हुए सरकार के राष्ट्र और नीति सभी की खुल की आलोचना करते हैं, उन्हें फिर भी लगता है कि सरकार उनकी आवाज़ को दबा रही है। ऐसे युवाओं और जेनजी को इमरजेंसी की असल तस्वीर दिखानी ज़रूरी है ताकि वे फ्रीडम ऑफ स्पीच की वैल्यू समझ सकें और मौलिक अधिकार की सुरक्षा की तुलनात्मक व्याख्या भी कर सकें। वैसे तो देश ने 1 वर्ष 9 महीने या 635 दिनों की इमरजेंसी झेली है, लेकिन आज हम कहानी आपको सिर्फ 13 दिनों की सुनाएंगे। 12 जून 1975 से 25 जून 1975 तक की। इन 13 दिनों की कहानी सुनकर और उनकी तस्वीरों को देखकर ही आपको 635 दिनों की यातनाओं का अंदाज हो जाएगा। इमरजेंसी अचानक नहीं आई थी, बल्कि उससे पहले कई महीनों से राजनीतिक टकराव धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था। इमरजेंसी लागू होने से ठीक पहले जयप्रकाश नारायण, जिसे हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं, उनका आंदोलन संपूर्ण क्रांति केवल छात्र आंदोलन या भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नहीं रह गया था, बल्कि वह सीधे इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका था। विपक्ष एक मंच पर था। इलाहाबाद हाईकोर्ट था, उसका ऐतिहासिक फैसला 12 जून को आ चुका था। रामलीला मैदान में लाखों लोग जमा हो गए थे और सत्ता पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 25 और 26 जून की दरमियानी रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। 1974 में बिहार के छात्रों ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। छात्रों ने जेपी के नेतृत्व की अपील की थी। जेपी ने इसे स्वीकार किया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जेपी का कहना था कि केवल सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि राजनीति और शिक्षा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन चाहिए। 12 जून को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया था और उसके बाद विपक्ष इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करने लगे थे। इंदिरा गांधी की अपील सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी से कहा था कि आप लोकसभा आ तो सकती है, लेकिन वहां पर आप कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने की बजाय अपनी कुर्सी को बचाने के उपाय ढूंढने लगे और 13 दिनों के हंगामे, विपक्ष की एकजुटता, जेपी के छात्र आंदोलन से बन रहे दबाव को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। जिस रात इमरजेंसी लागू हुई, उस रात के बारे में बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी पुस्तक में कहते हैं और लिखते हैं कि 25 जून 1975 की आधी रात उन्हें अचानक फोन की घंटी ने जगा दिया। उनकी किताब की जो शुरुआती पंक्तियां हैं वो कुछ इस तरह है कि 25 जून 1975 की आधी रात थी जब टेलीफोन की घंटी बजी, मेरी नींद खुल गई। पहला फोन भोपाल से था। बताया गया कि शहर की सड़कों पर असामान्य संख्या में पुलिस तैनात हो गए हैं। नैयर ने सोचा कि शायद यह कोई स्थानीय घटना होगी, लेकिन फोन रखने के बाद तत्काल दूसरा फोन भी आ गया। इस बार जालंधर से सूचना मिली कि पुलिस ने अखबार के प्रेस पर कब्जा कर लिया है और अखबार की प्रतियां जब्त कर ली गई है। कुछ ही देर बाद उनके दफ्तर से भी फोन आया। उन्हें बताया गया कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित लगभग सभी समाचार कार्यालयों के बिजली काट दी गई है और यह भी कहा जा रहा है कि बिजली जल्द बहाल नहीं होगी। नैयर को तब समझ में आने लगा कि मामला साधारण नहीं है, फिर भी उन्हें इमरजेंसी का अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर बाद खबर आई कि जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर सहित विपक्ष के कई बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया है। रात बढ़ती गई, टेलीफोन लगातार बजते रहे, लेकिन किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। फिर अचानक सूचना मिली कि देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही प्रेस सेंसरशिप भी लागू हो चुकी थी। नैयर ने उस माहौल का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है कि राष्ट्र को बांध कर रख दिया गया था, मतलब उसका मुंह बंद कर दिया गया था। वे आगे लिखते हैं कि भय का ऐसा वातावरण था कि लोग खुलकर बात करने से भी डर रहे थे।
फोन पर भी लोग फुसफुसा कर बात कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगली गिरफ्तारी किसकी हो जाए। ये तो थी बातें सत्ता के गलियारे के बाहर की, लेकिन अब बात आपको बताते हैं सत्ता के भीतर, यानी उस रात सत्ता के गलियारे में क्या हो रहा था इमरजेंसी लगने के ठीक पहले। राष्ट्रपति भवन में रात लगभग 11:15 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक टॉप सीक्रेट पत्र मिलता है और उसके कुछ ही मिनटों के बाद इमरजेंसी की घोषणा वाले पेपर पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद हस्ताक्षर कर देते हैं। घोषणा पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही घंटों के भीतर विपक्षी नेताओं के घर पर पुलिस पहुंचने लगी। गिरफ्तारियां शुरू हो गई। देश सो रहा था, तब लोकतंत्र की सांसें रोकी जा रही थी। आधी रात को फोन बज रहे थे, प्रेस की बिजली काटी जा रही थी, विपक्षी नेताओं के दरवाजों पर पुलिस दस्तक दे रही थी और करोड़ों भारतीयों को यह भी पता नहीं था कि सुबह उनका देश एक नए दौर में जगने वाला है, क्योंकि आधी से ज्यादा जनता उस वक्त सोई हुई थी। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन 26 जून 1976 को सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने इस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी बातें भी कही, लेकिन लोगों को सिर्फ उनका ये प्रारंभिक बात जो है कि इमरजेंसी राष्ट्रपति जी ने लागू कर दी है और आतंकित होने की कोई वजह नहीं है, ये बात ही याद रही। लेकिन देश केवल आतंकित ही नहीं हुआ था, बल्कि इन 635 दिनों में खून के आंसू भी बहाए थे। इमरजेंसी के बाद 45 वर्ष जब बीत गए, तब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इमरजेंसी को गलत बताया। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि इमरजेंसी वॉज ए मिस्टेक, इट वॉज रॉन्ग। लेकिन गलती मानने के बाद भी कांग्रेस ने औपचारिक रूप से कभी इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस देश से कभी इमरजेंसी के लिए माफी मांगेगी? क्या देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले कभी इमरजेंसी का भी विरोध करेंगे? क्या आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले युवाओं को इमरजेंसी की सच्चाई से दूर रखा गया था? इस पर भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि स्क्रीन पे जो हमारे पैनल प्रोड्यूसर हैं उनसे मैं एक बार कहूंगा कि जो सवाल हमने किए हैं वो सवाल एक बार दोहरा दें फिर से, ताकि दर्शकों को पता चल जाए कि हमारे सवाल क्या। हमारा जो पहला सवाल था कि क्या कांग्रेस देश से कभी इमरजेंसी के लिए माफी मांगेगी? महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने जब गलती मान ली है तो उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए और बाकायदा CWC की बैठक में फैसला लेकर के माफी मांगना चाहिए। दूसरा सवाल कि क्या देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की बात करने वाले इमरजेंसी का भी कभी विरोध करेंगे? और तीसरा और अहम सवाल कि क्या आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले युवाओं को इमरजेंसी की सच्चाई से दूर रखने की एक सुनियोजित साजिश थी, ताकि बच्चे दिग्भ्रमित हो सके, उन्हें इमरजेंसी के बारे में पता ना हो सके। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा से पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इमरजेंसी पर, वो रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं जो हर साल आती हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट किया है, ट्वीट को काला अध्याय बताया है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पच्चीस जून 1975 जब लोकतंत्र पर छाल का साया, 25 जून 1975 जब देश ने देखा लोकतंत्र का सबसे सख्त दौर। 25 जून एक ऐसी तारीख जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादित और संवेदनशील अध्याय कहा जाता है। साल 1975 में इसी दिन देश में आपातकाल लगाया गया था। आज 50 साल बाद भी यह मुद्दा राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसे काला दिवस और संविधान हत्या दिवस के रूप में याद कर रही है। 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। इसके बाद 21 महीने तक देश में राजनीतिक गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रहा। प्रेस पर सेंसरशिप लगी, कई विपक्षी नेता जेल में डाले गए और नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। आज 2026 में इस घटना की 50वीं वर्षगांठ पर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आपातकाल को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए उन लोगों को याद किया जिन्होंने उस दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला समय बताया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के नेता आज देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं और इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। पार्टी का कहना है कि आपातकाल सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा प्रहार था। वहीं विपक्ष, विशेषकर इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े नेता लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि इस दौर की परिस्थितियां असाधारण थी और फैसले को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। समय आगे बढ़ चुका है, सरकारें बदल चुकी हैं, राजनीति के समीकरण भी बदल गए हैं, लेकिन आपातकाल को लेकर राय आज भी दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताया जाता है, तो दूसरी तरफ इसे उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाता है। लेकिन इतना तय है कि 25 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के उस अनुभव की याद है जिसने सत्ता, संविधान और नागरिक अधिकारों पर सबसे बड़ी राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया और जो आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। बहनों और भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता छोड़ने बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके। अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। जैसा कि संजय जी ने बताया, मेरा सौभाग्य था कि मैं जेपी आंदोलन का एक सेनानी था, मीसा में बंद भी हुआ था और इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज मैं कुछ चीजों को रिकॉल कर रहा हूं आपके माध्यम से जो देश में जाना चाहिए। इंदिरा गांधी का इलेक्शन रायबरेली से सेट असाइड हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट आई उसके खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला। यही कहा गया आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोलेंगी नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि बड़ा फेमस जस्टिस कृष्णा अय्यर का ऑब्जर्वेशन था। यह जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। सेनानियों को जिन्होंने इस आपातकाल के खिलाफ, इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, संविधान को कुचलने, उसकी आत्मा को मारने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी के शासन ने 1975 में किया था, उसमें अपना योगदान देने वाले, अतुलनीय संघर्ष करने वाले, अन्याय सहने वाले उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को मैं नमन करता हूं कि उनके संघर्षों के कारण आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन लोकतंत्र सेनानियों के सपनों के अनुरूप, उनके संघर्षों के अनुरूप
आज भारत का निर्माण हो रहा है। भारत में हर गरीब के लिए आज काम हो रहा है। 30 करोड़ भारतवासी आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। देखिए, जब 51 साल पहले 1975 में आज ही के दिन देश में एक काला व्यवस्था को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश किया था। देश की संवैधानिक अधिकार को हनन करना, लोगों की प्रजातांत्रिक अधिकार को हनन करना, ये नाकाम कोशिश किया था। इसको देश को भुलाना नहीं चाहिए। उस मानसिकता आज भी उन लोगों के मन में है। जब भी उनको मौका मिलता है देश की असंवैधानिक काम, देश की लोगों की अधिकार को छीनने की काम करते हैं। इसलिए आज के दिन हम लोगों ने तय किया था इसको प्रजातंत्र हत्या दिवस, गणतंत्र हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस के रूप में हम पालन करेंगे। इसी की जन आंदोलन में आज हम यहाँ शामिल होने आए थे। ये स्वागत योग्य है, ये स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य इसलिए है कि जब हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी लोकतंत्र की हत्या को पढ़ेंगे, आने वाले दिन में कोई शासक लोकतंत्र की हत्या करने का सोच भी नहीं सकेगा। इसीलिए लोकतंत्र हत्या का ये पुस्तक बहुत ही सराहनीय काम है। जिस तरह से संविधान की हत्या हुई, जिनके वंशज आज संविधान लेकर घूमते हैं और उन्हीं के लोगों ने जो है संविधान की हत्या की थी, क्या देश भूल सकता है कि चुनी हुई सरकार को इंदिरा गांधी जी के समय में डिक्टेटरशिप और किसी भी सरकार को भंग कर दिया जाता था, और बाद में तो श्रीमती गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। बंगाल में इतना अत्याचार हुआ, 15 साल से ममता बनर्जी ने अत्याचार किया, गुंडागर्दी चला, फिर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 15 साल इंतजार करके और जनता से चुनी हुई सरकार भाजपा की सरकार वहां बनी। हम चाहते तो उसको पहले भी वहां इमरजेंसी लगा सकते थे, लेकिन कभी भी भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डिक्टेटरशिप नहीं किया। लेकिन श्रीमती गांधी ने जो डिक्टेटरशिप किया है, आज एनसीईआरटी नए जनरेशन को बताने की आवश्यकता है कि ये लोग कौन हैं। संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, उसके महत्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया, और ऐसा केवल इसलिए किया गया कि एक व्यक्ति सत्ता में बना रहे। ऐसा देश कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता, और देश ने इस बात को जब इमरजेंसी हटी तो सिद्ध भी कर दिया। इंदिरा जी को हटा दिया, और जो भी प्रतिक्रिया देश दे सकता था वो दिया। उसमें एक बड़ा ही सकारात्मक बिंदु निकला कि देश का मतदाता उस समय तक पूरी तरह से मैच्योर हो चुका। तो जो रिपोर्ट हमने बताई कि रिपोर्ट में किस तरीके से 13 दिनों में पूरा नज़ारा बदल गया। हालांकि 635 दिनों की इमरजेंसी थी, लेकिन जो 13 दिन थे, 12 जून से लेकर के 25 जून 26 जून की दरमियानी रात, उस रात की जो बात थी उस पर हमने बताया। और यह भी हमने बताया कि इमरजेंसी के दौरान जो चीज़ की गई है उन्हें छुपाने की, आने वाले जनरेशन से छुपाने की कोशिश भी लगातार कांग्रेस की सरकार जब आई तो करती रही। इसी पे करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। प्रदीप बैस जी हैं, नेता बीजेपी के, वो हमारे साथ रहेंगे। भरत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, वो हमारे साथ रहेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और मधु मुकुल त्रिपाठी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इमरजेंसी पर अच्छी समझ रखते हैं, इसलिए आज मैंने उनको भी अपने साथ जोड़ा है। सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में भरत सिंह जी से करूँगा, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भरत सिंह जी, कांग्रेस लगातार जो है 2021 के 2015 के बाद से, जैसा कि मेरे पास जो डेटा है 2015 के बाद से लगातार जो है कांग्रेस के नेता बीच बीच में इमरजेंसी को गलत बताते रहे। पहले शशि थरूर ने कहा, शशि थरूर के बाद चिदम्बरम जी ने भी कहा, उसके बाद 2021 में राहुल गांधी ने भी कहा अमेरिका में जाकर के कि इमरजेंसी गलत थी, यह इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। लेकिन अभी तक कांग्रेस जो है इसके लिए माफ़ी नहीं मांगती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इस चैप्टर को अगर क्लोज करना है तो उसे खुल करके CWC की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए? देखिए, अगर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि इमरजेंसी गलत थी,
तो ये बोलना ही काफी होता है। और हम मानते हैं कि कुछ गलतियां हुई थी, इसे नहीं होना चाहिए था। तो अब तो हमने इमरजेंसी के लिए माफी तो मांग ली। नहीं, माफी कहाँ मांगी? वही तो एरोगेंसी लोग कहते हैं कि इतना एरोगेंट है कि हाँ ठीक है हमने गलती की है लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। मतलब बात वही है ना, आज हाँ जी मैंने मारा तो हाँ मारा तो है, लेकिन मैंने थोप दी तुम्हारे देश पे इमरजेंसी, थोप दी, गलत था लेकिन माफी नहीं मांगेंगे हम। अरे भाई माफी मांगने से क्या हो जाता, छोटा थोड़ी हो जाता व्यक्ति। अगर हम अपनी भूल को अगर गलती हुई है, अगर हम कह रहे हैं कि गलती हुई, तो इसको क्या कहेंगे आप? और जो आज गलतियां पार्टी ऑर्गेनाइज तरीके से, पार्टी ऑर्गेनाइज तरीके से एक आप लोग का CWC जो एक फोरम है जो कि हाई बॉडी है आपका सबसे, वहां जाकर के एक प्रस्ताव पारित करके अगर आप माफी मांग लेते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है मैं ये जानना चाहता हूं। आप क्यों नहीं मांग रहे? गलतियां मान तो रहे कि गलती हुई हमसे, लेकिन माफी नहीं मांग रहे, क्यों नहीं मांग रहे माफी? अच्छा, हम माफी नहीं मांग रहे, ये आपको तकलीफ है, ये दुख रहा है, दर्द हो रहा है? नहीं, मुझे वो दर्द नहीं हो रहा, मुझे दर्द ये हो रहा है 2014 के बाद मुझे दर्द ये हो रहा है कि कांग्रेस जो है लगातार कमजोर हो रही है, तो उसके कारण विपक्ष कमजोर हो रहा है, विपक्ष कमजोर हो रहा है तो डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। तो मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस जो है फिर से नई ताकत के साथ सामने आए, और लेकिन उसके लिए जो गलतियां कर रही है कांग्रेस, वो अपनी गलतियों को सुधारे ताकि वो जो मजबूती से साथ सामने आए। मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं, आप मुझे गलत तरीके से ले रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बातों को मान रहा हूँ, आपकी बातों को सर आंखों पे रख रहा हूँ। लेकिन एक बताइए मुझे, 2014 से लेके अभी तक जितनी गलतियां भाजपा कर रही है, एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लगा हुआ है, इसे आप मानिए न मानिए, ये यहां तक कि आप पे भी दबाव है, आप इसे मानने को तैयार दबाव नहीं है सर, आपको लगता होगा बहुत दबाव मेरे है, पे कोई दबाव नहीं, बहुत दबाव, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दबाव है। लेकिन कैसे बताइए, कैसे, कौन सा मीटर है आपके पास मापने का? जैसे इमरजेंसी में आप जब इमरजेंसी की बात करते हैं तो उस समय कोई नहीं बात कर रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था, उसी तरह से पूरी मीडिया इस समय नहीं बोल पा रही है, मजबूरी है। अच्छा, ये बहुत बड़ी मजबूरी है मीडिया के सामने। आज आपको बताओ, आज जिसको जो मन हो रहा है वो आलोचना कर रहा है सरकार की। आज कॉकरोच पार्टी जो है 4 दिन से जंतर मंतर पे धरना दिए हुए है, रोज ट्वीट करके लोग कोई ना कोई सरकार की आलोचना करती है, मैं भी करता हूँ। आप मेरे ट्वीट को अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे भी सरकार की कोई नीति अगर समझ में नहीं आती है मैं भी आलोचना कर देता हूँ। कैसे दबाव भाई, आप कैसे कहते हैं? अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं सुनने के लिए ही आपको बुलाया हूँ। अगर मैं एक शब्द कहूंगा आप बीच में टोकते जाएंगे, और मैं आपको चैलेंज, चलो ठीक है, मैं आप पे कोई इमरजेंसी नहीं लगाता, आप बोलते रहिए। ठीक है, आप बोलते रहिए। प्रवक्ता भाजपा का नेता बोलेगा तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, ये इमरजेंसी है, ये अघोषित इमरजेंसी होता है। और मैं आपको बताता हूँ, आप मीडिया से है ना? नहीं, मैं तो बाजार में बैठा हूँ, आप टीवी में बैठे हैं, मीडिया में। मैं मुंबई में बैठा हूँ। आज का न्यूज आपको बता दूं, आप तक पहुंच गया होगा। भाजपा का साथी, एक सांसद, एक अलायंस पार्टी, संजय दीना पाटिल, आज मीडिया को खुलेआम धमकी दिया कि अगर दोबारा आओगे तो हाथ पैर तोड़ के भेजूंगा। ये होता है गजब, आपको ये बहुत अच्छी खबर लग रही है। ये होता है गजब, यही इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी ये होता है, मीडिया में इमरजेंसी होती है। आपने यही बात तो इमरजेंसी में किया था, और आप आज नहीं कर रहे थे, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं भरत जी आप। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति की, एक सांसद जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जो शपथ लेता है संविधान की, और वो धमकी देता है मीडिया को, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं भाई तो कहा, तो धमकी सुनने वाला गलत है, धमकी सुनने वाला गलत है या धमकी देने वाला गलत है, ये बता दीजिए आप। नहीं, धमकी देने वाला गलत है ना। तो फिर तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत अच्छी बात हुई है। अरे नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं, बता रहा हूँ आपको। इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी होता है कि चौथे स्तंभ को सीधे तौर पे सीधा धमकी मिलता है कि दोबारा अगर इस तरह से बोलोगे और पूछोगे और आओगे तो दोबारा हाथ पैर तोड़ के भेजेंगे। ये होता है अघोषित इमरजेंसी। चलिए ठीक है, अगर ऐसा हुआ है मेरे पास चलते तो ये भी गलत हुआ है और उसका हम विरोध करते हैं। ठीक है, मैं उसका विरोध करता हूं, जो भी सांसद ऐसा किया है वो सचमुच इमरजेंसी ऐसा व्यवहार किया है। ठीक है, खुश। अब मैं एक बार बीजेपी के नेता प्रदीप वैश्य, ठीक है, ये नहीं, आप इसी से खुश होते हैं तो मैं आपको खुश कर दिया। आप जरा सा प्रदीप जी की बात, मेरी उसमें कोई खुशी नहीं है। मुझे ठीक है, आप माफी नहीं मांगेंगे। मैंने कहा कि भाई माफी मांगने में आदमी छोटा नहीं होता, माफी मांगने वाला अक्सर बड़ा होता है। कहाँ पे बताइए ना, क्या है बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है?
संविधान को मानने वाला कहाँ पे, जो संविधान का शपथ लेके जो है लोकसभा में जाता है, वो इस तरह से धमकी देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है भरत जी कि इमरजेंसी के दौरान जो है विपक्ष बोल नहीं पाता था, विपक्ष जेल में था। आज आप मीडिया पे आके बोल रहे हैं, आज भी जेल में विपक्ष बताता है कि क्या है, विपक्ष बोल क्या पाता है, बताइए ना मुझे। विपक्ष बोलता है तो उसके लोगों को अंदर कर दिया जाता है, या तो बिना पूछे बिना एफआईआर के। आप इतनी बात कर रहे हैं, आपको किसने अंदर किया? राहुल गांधी रोज आलोचना कर रहे हैं, राहुल गांधी को किसने अंदर किया? पूरा विपक्ष लोकसभा में आकर के हंगामा करता है, किसने अंदर किया उन्हें? आप लोग के पास ठीक है, एक बार मैं दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा आ जाऊंगा मैं आपके पास। भरत जी अभी बहुत बातें करनी है, तो शुरुआत हुई है, भरत जी के पास मैं एक बार जाऊंगा। भरत जी, जो आरोप लगा रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी है, और आपके एक सांसद ने अभी एक पत्रकार को बोला है कि दोबारा सवाल पूछोगे तो टांग तोड़ देंगे, सही में टांग तोड़ने वाले हैं क्या आप लोग? सर, ये जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस के वक्ता प्रवक्ता, ये आरोप लगाए हैं, इसका कोई फुटेज वीडियो दिखाएं या किसी समाचार पत्र में छपा हो तो वो भी बताएं। यहाँ तो चलिए समाचार पत्र छपने की हम बात कर रहे हैं, आपातकाल में क्या होता था? जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाती थी। हमारे पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, यानी दया के नाम पे, या अपने हम एक पुत्र अपने माता पिता के अंतिम कार्यों में जरूर जाता है, उनको तक को जाने नहीं दिया गया। और ये आवाज आपकी नहीं आ रही है प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार लोग बोलते हैं अघोषित, इस देश में 3 बार इमरजेंसी। अभी आ रही है सर आवाज मेरी? जी आ रही है, अभी आ रही है आवाज? आ रही है आवाज आ रही है। माफी चाहूंगा, हाँ माफी चाहूंगा सर। कांग्रेस से आप ये प्रश्न पूछना ही बेमानी हो गया कि ये माफी मांगेंगे, क्योंकि देश की जनता पहले ही जानती है कि आपातकाल लगाने के बाद इनकी निर्लजता का जो पराकाष्ठा थी आज से 50-51 वर्ष पूर्व, वो यथावत है। इन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, इन्हें कोई अफसोस नहीं है। इस संविधान को आपने किस तरह से बंधुआ बना करके रखा, और आप फिर भी उस पर जो है चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप फालतू फोन मत कीजिए, आप गलत नंबर पर फोन खिला रहे हैं। आपने मेरे 98 आपकी आवाज एयर पे जा रही है, आप प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज एयर पे जा रही है। जी ठीक, फोन कटिए। जी प्रदीप अभी आ रही है सर? जी बोलिए। तो कांग्रेस से ये अपेक्षा रखना इस समय कि वो माफी मांगेंगे, ये हमारी गलती है मुकेश जी। मैं ऐसा मानता हूं कि हम इनसे अपेक्षा रखें कि ये माफी मांगेंगे। हर महत्वपूर्ण मुद्दों पे कांग्रेस का रवैया किस प्रकार से रहता है सदन में? सर, अगर गाथाएं गिनाने लग जाए लोग आपातकाल की, तो शायद कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, आने वाले समय में बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी, और उन पर चर्चा की जाए तो ये 45-55 मिनट का समय तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। हर नेता की व्याख्या आप सुन लीजिए, जो भी उस समय कोई 11 महीने, कोई 18 महीने, कोई 19 महीने, कोई, अब इससे वाली बात क्या हो सकती है कि इनके पास इतनी नीति नहीं थी कि कोई व्यक्ति अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए या उनके श्राद्ध कर्मों में या जो अंतिम क्रिया होती उसमें जा सके, उस पर भी ना भेजा इन लोगों ने। हम मेरे लिए तो ये सोच, लेकिन जो आरोप लगा कि अघोषित इमरजेंसी है अभी, कि बहुत सारे लोग सरकार पे आरोप लगाते हैं अघोषित इमरजेंसी है, सरजिल इमाम का सपोर्ट करने वाले लोग भी कहते हैं। जी मुकेश जी, देखिए आप मीडिया के छात्र हैं। एक व्यक्ति जीवन भर छात्र रहता है, जब तक वो सीखता रहता है तब तक वो छात्र रहता है। बिल्कुल। मैं तो बहुत बात की पैदाइश हूँ सर, मेरा जन्म 82 के बाद हुआ है, शायद जब उसके कोप खत्म हो गए थे, 2 तोप उसके बाद का मेरा जन्म है। वो संभाला मैंने मान लीजिए 88 में। उसके बाद से हम देखते रहते हैं, जो भी हम राजनीति शास्त्र के, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम चीजों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कुछ लोग, कि कैसे समाज में चल रहा है। कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए, 1991 में आखिरी बार एक ऐसी सरकार थी, वो भी अल्पमत में थी। उसके बाद 2-3 वर्षों तक ये गठबंधन वाली सरकारें रही, और 97 से लेकर 98 तक अटल जी की 6 वर्ष वाली सरकार के पहले तक, और कहा जाता था कि ये गठबंधन की सरकारें चलेंगी। उसके बाद का दौर देख लीजिए, 10 वर्षों तक। मैंने तो इसलिए कहा कि अगर कांग्रेस माफी मांग लेती है तो शायद स्थिति सुधर जाए, लोग माफ कर दे। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, तो भरत जी जो है भड़क रहे मेरे पे। मैं कह रहा हूँ माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। और लोकतंत्र में भारत बहुत महान, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ की जनता बहुत महान है, वो माफ भी कर देती है लोगों को। मैं सुरेंद्र स्वामी जी के पास एक बार जाऊंगा। सुरेंद्र जी, आपने, मुझे लगता है कि इमरजेंसी के दौर में, उस दौरान शायद आप युवा होंगे, मैं आपकी उम्र नहीं जानता, लेकिन जैसा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप चूंकि
रिटायर हुए भी आपको टाइम हो गया, तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी की यादें आपकी आंखों में होंगी उस समय आप जी जो होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप जरा इमरजेंसी की आपकी जो यादें हैं वो बताएं। और एक जो चीज़ है कि कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी इमरजेंसी के बारे में नहीं जान पाए, इसके लिए भी सुनियोजित साजिश हुई। हालांकि 2022 के बाद से इमरजेंसी का चैप्टर जो है पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने लगा, लेकिन उससे पहले पाठ्यक्रम में नहीं था। इमरजेंसी के बारे में जो न्यू जनरेशन है, युवा जो है, वो जान नहीं पाए। माफ़ी मांगना तो दूर, इमरजेंसी के बारे में जनता जान ना पाए, इसके लिए भी जो है कांग्रेस ने प्रयास किया। मुकेश जी देखिए, एक तो ये मेरा कहना है जी कि हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना रजवाड़ों को खत्म करके, और 1975 में आज ही के दिन जो इमरजेंसी लगाई गई उसने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को दरकिनार किया। उन्होंने संविधान का गला घोंटा और प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को इन्होंने बंधक बनाया। उस समय के जो हालात थे वो ये हालात नहीं थे कि कोई एमएलए किसी को धमकी दे रहा है, कोई सांसद, ये तो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू हैं, आप एफआईआर लिखवाइए, कार्रवाई होगी। उस समय जो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर था जिसमें लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी, 40,000 के आसपास लोगों को 1 साल से अधिक समय तक जेल में बंदी बना के रखा गया, लाखों गिरफ्तारियां हुई, लोग, यंग लड़के घर से बाहर निकलने में डरते थे, और जिस तरह का माहौल बना, और उस समय संविधान में उस स्थिति का फायदा उठाकर जो संशोधन करके एक सेक्युलर शब्द को घुसाया गया, जिसने इस देश में मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को जन्म दिया, और जिसने आगे चलकर इस देश की डेमोग्राफी करके देश की सारी विरासत और देश की सभी व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया, वो एक गलती नहीं थी, वो एक गुनाह है, और गुनाह की कोई माफी नहीं होती। मुकेश जी, आज कांग्रेस अगर माफी भी मांग ले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई माफी वाली चीज ही नहीं है। इसमें माफी, आप किसी का कत्ल करके कहिए सॉरी यार मैंने मार दिया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, ऐसे नहीं होता है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में, उसकी जर्नी में कुछ ऐसे मुकाम होते हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उनकी कोई माफी नहीं होती। तो इसलिए ये कहना कि भाई ये माफी नहीं थी, हमने गलती मान ली गई, ये गलती नहीं है, ये गुनाह था। जिस तरह का उस समय अत्याचार हुआ, जिस तरह का उस समय मीडिया, और ये तो छोटी बातें हैं, आम जनता की जो हालत थी। आपने मुझसे पूछा मेरा अनुभव बताइए, मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे फादर ने मुझे कहा कि भाई तुमको घर आने की जरूरत नहीं है, वहीं रहना, हरियाणा में रास्ते में ही बसों से उतार उतार के, गाड़ियों से उतार उतार के नसबंदी कर रहे हैं। तो वो जो, हम तो चूंकि सरकार में बैठे थे, फिर भी हमारे फादर को डर लग रहा था, तो वो छोड़ दीजिए। असली बात यह है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं था। आपातकाल में जो हुआ वो सत्ता को बचाने के लिए, लोकतंत्र से हारने के बाद लोकतंत्र को हराने की जो प्रक्रिया हुई थी, वो एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा काला अध्याय है, काला धब्बा है, और इतिहास से इसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। पाठ्य पुस्तकों में बताना इसलिए जरूरी है कि जब हम रोज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो जो नई जनरेशन है, जिसमें 65% आबादी ऐसी है जो 35 साल से कम उम्र की है, उसे तो पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि इमरजेंसी थी भी या नहीं भी थी। तो जब लोगों को ये बताया जाएगा तो लोग सतर्क रहेंगे आगे के लिए। एनसीईआरटी में 9th क्लास में शुरू हुआ है पढ़ाने का, और उसमें खाली इमरजेंसी के बारे में नहीं है, उसमें ये भी है कि भाई आपके क्या अधिकार हैं, आपके सरकार ने, संविधान ने आपको क्या राइट्स दिए हैं, और उन राइट्स के साथ क्या हुआ, क्या स्थिति आपकी बनी, जुडिशरी का क्या हाल हुआ। तो ये सब बातें हैं, वो सब जानते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये कोई गलती नहीं है। अगर आज कोई कांग्रेसी ये कहता है हमसे गलती हो गई, तो देश की जनता इसको गलती नहीं, इसको गुनाह मानती है, क्योंकि हमने लोकतंत्र को चुना था। अगर हमारे यहाँ रजवाड़े होते, राजा ने गोली मार दी, हम कहते भाई ठीक है रजवाड़े, राजा ने गोली मार दी, लेकिन हमने तो रजवाड़े नहीं चुने, हमने तो लोकतंत्र को चुना, और लोकतंत्र में जिसको जनता ने चुना वही राज करेगा। अगर आपका चुनाव रद्द हो गया और फिर भी आप सत्ता में बना रहना चाहते हैं, और उसके लिए आप पूरी व्यवस्थाओं को बंधक बना देंगे, उनका गला घोंट देंगे, सबको उठा के फेंक देंगे और अपनी मन मर्जी से संविधान बदल देंगे, तो वो गलती है क्या?
ये बात है मुकेश जी। आपकी आवाज नहीं आ रही अब। उन्होंने डिसीजन लिया था, वो तो अब सत्ता में है नहीं, यहाँ पे उनकी पार्टी में है नहीं, तो न्यू जनरेशन जो है अगर वो नई शुरुआत करे तो शायद जो जेनजी है, जो जिस तरीके से जेनजी अभी आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के, अपने राइट्स को लेकर के रोड पे हैं, और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो है उनको अपनी तरफ लाने के लिए पूरा प्रयासरत है, तो मैं तो कहता हूं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष का होना भी ज़रूरी है। इसलिए अगर विपक्ष अगर कंस्ट्रक्टिव कुछ करती है तो उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष डेमोक्रेसी को मजबूत करने की जगह उसे कमज़ोर कर रही है। मैंने इसीलिए कहा कि माफ़ी मांगो तो शायद जो है लोग तुम्हें माफ़ कर दे, और अपना नज़रिया जो है तुम्हारे प्रति जो है, जो कांग्रेस के जो नए जनरेशन है उसके प्रति शायद जनता का नज़रिया जो है वो बदले। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि दो चीज़ें, एक तो मैं आपके अनुभव को जानना चाहूँगा, अगर इमरजेंसी के दौरान की यादें कुछ आपको हो तो उस अनुभव को हमारे दर्शकों को बताएं, और एक दूसरी बात, जो इमरजेंसी के दौरान जो कहते हैं कि 44th अमेंडमेंट के बाद 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं, उसके बाद 44th अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो है वापस ला दी गई थी, लेकिन जो दो चीज़ें हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो है वो छोड़ दिया गया था। तो मैं इस पर चाहूँगा कि इस पर आपकी टिप्पणी हो, तो क्या लगता है कि ये जो छोड़ दिया गया था, ये जो जिसने संशोधन किया है उनकी गलती है, या इस गलती को भी अब सुधारना चाहिए? देखिए मुकेश जी, मुझे बहुत जिम्मेदारी से बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले हम संविधान पर ही आते हैं। हमारे सर्वोच्च न्यायालय या हमारे संविधान के विशेषज्ञ लोग ये मानते हैं कि संविधान की आत्मा से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता लोलुपता के कारण, जिसके लिए कांग्रेस का आपको पता ही है, उस तो मैं नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस का निर्माण एक विदेशी ने किया था, किस लिए किया था, बिल्कुल बिल्कुल, तो विदेशी माइंडसेट के कारण या सत्ता की भूख के कारण जो इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने पाया कि अल्पमत की आपको ये भी पता है कि अल्पमत की सरकार थी 69 में, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में 72 की बजाय 71 में उन्होंने इलेक्शन करवाए। इलेक्शन वो सारे अपने साम दाम दंड भेद लगा के जीत गई। राजनारायण जी ने चैलेंज किया, चैलेंज करने के बाद जस्टिस सिन्हा इनके दबाव में नहीं आए, सीआईडी के ऑफिसर्स उनके घर बैठे रहते थे, उनके आपको जानकारी होगी, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि आपने बहुत सीरियस चीज पूछी है। जस्टिस सिन्हा को दबाव में लाने की कोशिश की गई, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है, वो नहीं माने, उन्होंने जजमेंट दिया। इंदिरा गांधी ने रात में 352 का प्रयोग, नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग किया और नाम लिया प्रेसिडेंट का। खैर प्रेसिडेंट भी इन्हीं के होते थे, इनके अपने पेपेट होते थे। इमरजेंसी लगा करके 1 लाख लोगों को, मैं सुरेंद्र स्वामी जी से सहमत हूं, लेकिन कुछ हद तक मैं डिफरेंस हूं, 1 लाख लोगों को उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था, लोगों को पॉइजन तक दिए गए थे। आपको याद होगा स्नेहलता रेड्डी बिल्कुल, जिनकी मौत हो गई, सिनेमा की भाई, उनको 10 बाई 10 के कमरे में एक पेशाब करने तक का जगह नहीं छोड़ा। कितनी नीच महिला रही होगी वो, कितनी नीच महिला रही होगी, और उनको निर्वस्त्र करके रखा गया था। अभी ये बोल रहे थे कि बोलने की, मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले बगैर पढ़े आ जाते हैं, या तो देखते नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग समझेंगे इमरजेंसी क्या होती है। उस महिला को निर्वस्त्र करके जेल में रखा गया, सजा दिया गया और निकली पैरोल पर, मर गई। आपको याद है? बिल्कुल याद है, तो बिल्कुल याद है। उस माइंडसेट को कैसे रखें? उनको पता था कि इलेक्शन होगा, हम हार जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक रिवोल्ट कर दे, तो उन्होंने संविधान में संशोधन किया एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को, जो उनकी नेहरू से ही, जो उनकी पेट रही है। नेहरू ने अपनी सत्ता के कारण देश के बंटवारे किए थे, तो इंदिरा गांधी ने सत्ता के लालच के कारण एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए संविधान में सेकुलर शब्द, यानी जिसको आप धर्मनिरपेक्ष कर रहे हैं, और सोशल शब्द पेनिट्रेट किया, जो संविधान की आत्मा से बलात्कार है, संविधान से बलात्कार है। और मैं, अगर हमारे जज महोदय सुन रहे हैं, बिल्कुल सर, हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, सर हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। मैं वापस आऊंगा, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो मधुमुकुल त्रिपाठी जी जो बात कर रहे थे उनकी बात को सुनेंगे दोबारा, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस लौट के आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा करने की इमरजेंसी की माफी क्या मांगेगी कांग्रेस, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। वापस चलेंगे हम मधुमुकुल त्रिपाठी जी के पास। मधुमुकुल जी अपनी बात पूरी करें। जी मधुमुकुल जी। मैं कह रहा था कि मैं अपील करता हूं अपने न्यायविदों से, अपने न्यायाधीशों से, करबद्ध प्रार्थना है कि संविधान की आत्मा का जो खिलवाड़ था, जो बलात्कार था, जो एक कलंक था, उसको मिटा दें। संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ये दो शब्द जो घुसेड़े गए उसको हटा देना चाहिए। ये मेरी पहली तो प्रार्थना है। दूसरी बात, आपको याद होगा, आप कह रहे थे कि उस समय की यादें, भाई जिसको यादें हैं, जब याद आता है तो आदमी पागल हो जाता है। अभी कैसे कैसे लोगों को पकड़कर नसबंदियां की गई, आपको शायद पता हो। कैसे कैसे लोगों को, जहां भी एक व्यक्ति, एक अभी हमारे भरत सिंह जी खूब ललकार रहे थे, हालांकि मैं किसी पार्टी का चमचा नहीं हूं, मैं अधिवक्ता हूं, लेकिन कह रहे थे 2014 से इमरजेंसी है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि कोई ऐसे बोल देता था तो दूसरे दिन मिलता नहीं था, जेल में मिलता था, या मर जाता था या जेल में मिलता था, उसे इमरजेंसी कहते हैं। मूवमेंट पर आपके पाबंदी थी, उसे इमरजेंसी कहते हैं। आप अभी बता रहे थे सुरेंद्र स्वामी जी, सरकारी नौकर थे, डर के कहीं रुक गए थे, उसे इमरजेंसी कहते हैं। इमरजेंसी की परिभाषा शायद इनको नहीं पता है कि 352 होती क्या है, 352 के कंडीशंस क्या होते हैं। फिर उसमें मीसा का प्रयोग किया गया। आपको याद होगा, जॉर्ज फर्नांडीज, चंद्रशेखर जी मर गए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, नहीं सॉरी, लाल कृष्ण अडवाणी, सॉरी, लाल कृष्ण अडवाणी, मोरारजी देसाई, आज बड़े बड़े नेताओं को किस हालत में प्रताड़ित किया गया, कैसे टार्चर किया गया। आपको याद होगा, किशोर कुमार जी ने, ये इमरजेंसी की बात कर रहे थे, पता है, किशोर कुमार जी ने केवल गाने के लिए मना कर दिया था। ऑल इंडिया रेडियो से उनके गाने हटवा दिए थे, हटवा दिए गए, सबको पता है, उनको बैन कर दिया गया। हाँ, अरे भाई, ये कांग्रेस वाले भांग पीकर बात करते हैं क्या? इमरजेंसी किसे कहते हैं इनको पता है। जिस पप्पू की बात कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है। एक बात ये भी है, इमरजेंसी पे मैं कुलदीप नैयर जी को पढ़ रहा था, उसमें एक चीज कुलदीप नैयर ने यह भी कहा कि इमरजेंसी के दौरान पत्रकारों को और मीडिया को यह सलाह दिया गया था कि आप जो सरकार की आलोचना ना करें और आप जो है मतलब सरकार के पक्ष में बोलिए इस तरीके से। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि कहा गया था जी कि आप धीरे चलिए, लेकिन जो लोग जो है वो रेंगने लगे थे डर से। तो ये जो चीज, ये कंडीशन, मतलब धीरे चलने की बात ये थे, तो आप लोग रेंगने लगे थे और लेट करके रेंगने लगे थे, तो कुछ डर भी था, इसलिए जो किशोर कुमार वाली जो बात थी, मैं उस पर कह रहा हूँ कि किशोर कुमार के बारे में बाद में जो कुछ लोग जो वहां पे थे ऑल इंडिया रेडियो में, उस समय कहा गया था कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई सीधा आदेश नहीं था, लेकिन लोगों ने सरकार को खुश करने के लिए, वो आज भी होता है जी कि सरकार के किसी फैसले को खुश करने के लिए। ठीक है सर, मैं इस पे आऊंगा। एक बार भरत सिंह जी से एक बार ले लेते हैं, कांग्रेस के अकेले हैं आप तीनों आदमी मिलकर के इनका टॉर्चर कर रहे हैं। शुरू ही नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, अभी तुर्कमान गेट वगैरह सबको याद है। तुर्कमान गेट वाला सौंदर्यीकरण के नाम पे जो वहां पर नसबंदी, महारानी गायत्री देवी, बिल्कुल सबको। लेकिन उस मामले में देखिए क्या है, जो 51 साल हो गए, 51 साल में कम से कम हम लोग जितने लोग हैं सबको पता है जी कि अब नई पीढ़ी को इमरजेंसी के बारे में कैसे पता चले। जैसे बिहार में जब चुनाव होता है तो लोग तेजस्वी यादव को भी हीरो मानने लगते हैं, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई जंगल राज क्या था, लालू यादव का शासन क्या था, तब जाकर के लोगों को पता चलता है कि हम किसको चुने किसको नहीं चुने। तो ये जिम्मेदारी जो है आज के नेताओं की है कि आप बताएं कि भाई इमरजेंसी क्या है। मैं इसीलिए कांग्रेस को कहता हूं कि माफी मांग लीजिए और आप भी आलोचना कीजिए कांग्रेस की। भरत जी, मुकेश जी एक मिनट, लेट मी फिनिश। पहली बात, बहुत बढ़िया कहा सुरेंद्र जी ने, मर्डर की माफी नहीं होती। मर्डर कई लोगों के हुए हैं। She should have been prosecuted for murder. मर्डर की माफी भी राष्ट्रपति देते हैं सर, अपने सब चीज का प्रावधान है। जी भरत जी को देंगे। जी भरत जी। अरे मुकेश जी, मुझे जरा समय दीजिएगा, क्योंकि जितने लोग बोले हैं वो सबका जवाब देना है जी, तो थोड़ा समय चाहिए। और बीच में मैं जी, आपका समय शुरू होता है, अब बोलिए। देखिए, पहले तो मैं त्रिपाठी जी का जो कुंठा है वो कुंठा दिख रहा है। अब वो सब ये कह रहे हैं कि आप माफी भी मांग लें। मुकेश जी सॉरी, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये कार्रवाई से ये डिलीट हो जाएगा सर, आप चिंता मत करें, बोलने दीजिए इनको। किसी के बीच में नहीं बोला था सर, थोड़ी सर ये चलता है, मैं इसको डिलीट करवा दूंगा। बोलिए। नहीं बोला था। पहला तो मेरा सबसे बड़ा जो है विरोध ये है कि मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूँ कि त्रिपाठी जी ने
एक स्वर्गीय आयरन लेडी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में नीच शब्द जो कहा, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा नीच तो कोई हो नहीं सकता है जो बैठ के इस तरह से बात करता हो एक प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, गलतियां होती है, डिसीजन को गलत कहिए लेकिन व्यक्तिगत कोई आलोचना नहीं। ठीक है, मैं मान गया, मैं आपकी बात को सहमत हूँ। आगे बोलिए सर, आगे समय कम हो जाएगा फिर आपका। ऐसा फिर कैसे होगा? फिर आप बात करवा लीजिए, जब मैं बोलूंगा मैंने बोला आप बोलिए ना, आप आलोचना मत कीजिए, तथ्य रखिए अपनी बात। आलोचना समझ में आ गई, नहीं आलोचना करूं तो क्या? अगर कोई आदमी है एक स्वर्गीय, मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया गया ना, उसको सुन लिया ना, आगे बढ़िए ना इससे। नीच व्यक्ति कौन है बैठा दिया आप नीच व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को? चलिए हो गया, फिर आप लोग आपस में लड़ जाइएगा, फिर बोलेगा मुझे समय नहीं दिया। आप एक दूसरे की आलोचना मत करें ना, आप एक दूसरे के बारे में इस तरीके की बात नहीं कर सकते भरत जी। चंदा चोरों से, अरे आप राम मंदिर के चंदा चोरों से बात करो। मधु मुकुल त्रिपाठी जी प्रतिष्ठित लॉयर हैं, आप इसके बारे में उनके बारे में इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री को नीच कहेंगे? स्वर्गीय प्रधानमंत्री को कोई नीच कहेगा? ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री। चलिए अब आगे तो बढ़िए सर, अब आगे तो बढ़िए, जो यूज किया जाता है जी, आगे बढ़िए। दूसरी चीज, हाँ, ये भाजपा के जो व्यक्ति हम बैठे, नेताजी बैठे हैं, आऊंगा प्रदीप जी, आऊंगा आपके पास जी। चंदा चोरों को जवाब देना पड़ेगा, जो राम जी को भी नहीं छोड़ते हैं, बताइए मुझे। अब रही बात इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि हमारे सारे नेता ये मानते हैं कि गलती हुई है, और गलती हुई है तो उसका मतलब होता है कि गलती का मतलब होता है माफी मांगना। ये गलती हो गई है, ठीक है, उसको दोबारा उसको कुरदने से खोदने से तो सही तो नहीं होगा। अब जितने बैठे बोले नहीं गलती हो गई है, अब उसको फांसी देना है। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो तेल खाने पे पाबंदी लगा दी है, घूमने पे पाबंदी लगा दी है, ये भी तो गलती है। माफी मांगने पे नहीं लगाई है सर, माफी मांगने पे कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, अरे भाई उस समय आपका चौथा स्तंभ जो था, उस समय इतना जो है पॉपुलर और इतना जो है फ्री नहीं था कि जहां कैमरा देखो लेके पहुंच जाते प्रधानमंत्री की जैसा नहीं था ना उस समय। अगर आप जो आज पोजीशन है वो अगर रहता तो शायद लगता है इस तरह से नहीं होता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मीडिया नहीं रहे, ज्यादा सक्रिय नहीं हो, पॉपुलर नहीं हो, तो सरकार कभी भी उसे प्रतिबंधित कर सकती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं उसका दूसरा अर्थ तो यही निकलता है कि उस समय सरकार चूंकि बिजली बंद करके अखबार बंद कर सकती थी तो बंद कर दी। मुकेश भाई मेरी बात पूरा होने नहीं देते आप। तकलीफ यही है मीडिया का सबसे बड़ा। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको ना स्क्रिप्ट दे दिया जाता है कि आपको आज इस पे जो है इसी पे बात करना है और इसी पे जो है डिबेट रखना है और इसी पे घेरना है। आप बोल रहे हैं आप इमरजेंसी की मानसिकता से निकल ही नहीं पा रहे हैं, आपके सारे नेता उसी मानसिकता में जी रहे हैं। नहीं मुकेश, मानसिकता नहीं है, जाती है भाई साहब, आप लोग किस दुनिया में रह रहे हैं? मानसिकता नहीं है मुकेश जी, किस दुनिया में रह रहे हैं? स्क्रिप्ट दी जाती है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको चलना है, नहीं तो आपका चैनल नहीं चलेगा भाई। हाँ, तो हमारे स्क्रिप्ट में आपका नाम लिखा हुआ था, आपको मैंने बुलाया, आप बोलिए। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं आपकी मैं आपकी मजबूरी नहीं समझता, मैं आपकी मजबूरी नहीं समझता, आप मेरी समझते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझ गया, अब आपको बोलना नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, आप बोलेंगे नहीं, आप इधर उधर की बात करेंगे। मैं प्रदीप नहीं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे हमें स्क्रिप्ट मिली नहीं मिली, आप उसे सवाल पूछ रहे हो, बोलिए ना उसका जवाब। एक सेकेंड मुझे 5 सेकेंड दीजिए मुकेश भाई, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। देश के प्रधानमंत्री 2014 से 2026 तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक भी बाइट देते हुए दिखे क्या? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं दिया। मैं इसकी आलोचना करता हूं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, मैं ये मानता हूं। और वो नहीं कर रहे, वो गलत कर रहे हैं। अब आगे बढ़िए। हाँ ठीक, बराबर गलत करे। एक अभी जो है बिहार में इनकाउंटर होता है। हाँ। अरे भाई इमरजेंसी पे बात हो रही है भाई साहब, आप कहाँ आप भटकते रहिए, इसीलिए मैं आपको समय नहीं देता हूँ। आप बोलेगा कांग्रेस को समय नहीं मिलता है, चलो समझ गया मैं, आपके पास इमरजेंसी पे जो बात कह रहा हूँ उस पर बोलने के लिए समय नहीं है। मैं प्रदीप जी की बात, ठीक हो गया सर, मैंने समझ लिया। प्रदीप जी पूरी तो हुआ ही नहीं, अरे कुछ नहीं, फिर मैं उस पर बोलूंगा, बोलेगा फिर आ जाएंगे आप जो। मुकेश जी जरा सुन तो। अरे आप नहीं सुनूंगा बाबा, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हैं। की बात नहीं कर रहा हूं। प्रदीप जी, सांसदों को आप रोज तोड़ रहे हैं, सांसदों को खरीद रहे हैं। अरे भाई जो भारत भूषण की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले लगातार 4 दिन डिबेट किया मैंने उस पर। नहीं बराबर सही है ना, ये क्या था प्रदीप जी, सब क्या है? ठीक है प्रदीप जी, ये तो अघोषित इमरजेंसी है ना, इसी को तो कहते हैं ना। ठीक है, अघोषित इमरजेंसी, जवाब दिए। ठीक है प्रदीप जी। मुकेश जी आप एक बार प्रश्न दोहरा दें, क्योंकि ये मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, चूंकि आपने हाथ उठाया था इनकी बात करने पे, इसलिए आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए जी। मैं बोल देता हूँ जी। देखिए 2008 2009 या उसके पहले जो लोग
प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज वो वकालत करने निकले हैं कि चंदा चोरी। अरे अब तो चंदा चोरी करने लगे भाई, प्रभु राम को भी नहीं छोड़े आप लोग ने, उनका पूरा जो है पैसा खा गए आप। प्रदीप जी देखिए, चंदा चोरी पे बात अभी नहीं हो रही, आप उस पर बात मत ले जाइए आप लोग। और चंदा चोरी की बात निकलेगी, बीजेपी के पास जवाब नहीं है, ये गलत हुआ है, आप ये बात मान लीजिए। आप प्रदीप जी, चंदा चोरी पे आप डिफेंड नहीं कर सकते। हमने भी चंदा दिया है। आज एफआईआर भी दर्ज हो गया है, आज 6 लोगों पे एफआईआर भी, अभी थोड़ी देर पहले एफआईआर भी दर्ज हुआ है। ठीक है, मैं समझ गया आप लोग के पास बोलने के लिए। मैं एक बार स्वामी जी के पास जाऊँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। बार हम कह रहे हैं गलती हुई है तो इतना लेट बोला, अब ये बोले जा रहे हैं, ये इनको 10वीं पास है। ठीक है, आप बोलिए। अरे वो भरत जी चुप है, आप बोलिए। भरत जी चुप है, आप बोलिए। दर्द हो रहा है मुकेश भाई, चंदा चोरों को बहुत दर्द हो रहा है। भरत जी बोलिए। महात्मा गांधी जी, जिनके नाम पे ये पूरे गांधी अभी तक चल रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी चलिए अपने नाम से चले थे। महात्मा गांधी जी जब चिट्ठी लिखते थे अंग्रेजी शासन में, तो उसमें भवदीही में आखिर में क्या लिखते थे, ये कांग्रेस वालों को पढ़ना चाहिए। वो यूं द्वारा इस पार्टी की सुरक्षा नली बताया जाता है कि कांग्रेस अंग्रेजी शासन की सुरक्षा नली थी। तो आप इनसे माफी की बात करके तो आप अपना बहुत कीमती एयर टाइम बर्बाद किया आपने। दूसरा, ये लोग जो है ना, हम बार बार कह रहे हैं, और ये कैसे डिफिनेशन कर रहा है कि इन्होंने मान लिया कि गलती हो गई और वही उसी को आप माफी समझ लीजिए। वाह, नई डिक्शनरी आप करने चल गए। तो इस देश में जैसे कि अभी चर्चा हुई थी कि जल्दी ये जो वर्तमान की पीढ़ियां हैं उनको बताया जाना चाहिए, हम नहीं पैदा थे उस समय, लेकिन आज बार बार ये जब 25 जून साल का आएगा, देश की जनता इसी प्रकार से जानती रहेगी और इनके पास शब्द नहीं रहेंगे। ये रस्सी जल गई, बल नहीं गया, नेतृत्व के पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। गलती मानेंगे, लेकिन हम उसे माफी नहीं मांगेंगे, इसको निर्लजता कहते हैं। मतलब इस तरीके से नहीं, आप अगर गलती मान रहे हैं तो माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, एक चीज की, अभी जो मधु मुकुल त्रिपाठी जी ने कहा कि प्रेम्बल्स में जो अमेंडमेंट किया गया उसको हटाना चाहिए। मैं एक चीज जानना, जब धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था संविधान में, तो उससे पहले देश क्या था? क्योंकि उसमें कहीं हिंदू राष्ट्र भी नहीं लिखा हुआ था, किसी चीज का भी नाम जिक्र नहीं था। तो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द जोड़ने से पहले राष्ट्र को कैसे कंसीडर किया जाता था? और चूंकि आप लोग सरकार में थे, तो सरकार की पॉलिसी, चूंकि आप बोलते कि सरकार की पॉलिसी बनेगी तो भाई इस वाले फ्रेम पे बनेगी, तो उस दौरान जो बनती थी जो पॉलिसी, वो किस फ्रेम पे थी? नहीं, देखिए, सेक्युलर शब्द जो है उसका एक इंटेंशन था, जो मैंने आपसे कहा ना कि 71 की लड़ाई के बाद बहुत सारे बांग्लादेशी इस देश में घुस चुके थे और उस समय बड़ा बवाल हो रहा था कि भाई इन लोगों को निकाला जाए, और वो कट ऑफ डेट पे बातें हो रही थी। इन लोगों ने उस संविधान में ये परिवर्तन करके और एक समुदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए इस शब्द को डाला गया, जिसका मैंने फॉलो आउट आपको बताया कि उसके बाद मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति शुरू हुई और उसके बाद वो उस हद तक चली गई कि हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गया और यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो गई। कांग्रेस ने जितने भी कानून बनाए उस सब से उन्होंने मुस्लिमों को इस देश में मजबूत किया और हिंदुओं को कमजोर किया। जो भी कानून बनाए हिंदुओं के विरोध में इन्होंने बनाए, सामाजिक जीवन जीने के, धार्मिक जीवन जीने के। जब सेक्युलर शब्द नहीं था तो इस देश का हर नागरिक समान था। सेक्युलर शब्द लगाने के बाद इन्होंने देश के नागरिकों में हिंदू मुसलमान का बीज बोया। जहां तक मानसिकता की बात है, जहां तक नैरेटिव की बात है, जब तक संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था तो सभी को ये मालूम था कि इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है। जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया वो पाकिस्तान लेकर चले गए, जो हिंदू थे वो यहाँ पर रह गए। तो भारत की पहचान ही हिंदुत्व से है। ये पहचान तो है, लेकिन क्या इसको रिटर्न रूप देने में जो दिक्कत आई वो क्यों आई? मैं एक बार, समय की कमी है इसलिए मैं मधु जी के पास जाना चाहूंगा। मधु जी, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये शब्द हटाना चाहिए थे, ये शब्द हटा देने चाहिए, इसको किसी शब्द से रिप्लेस करना चाहिए? नहीं, देखिए, जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान का निर्माण किया उसमें प्रस्तावना में उन्होंने रखा, प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं होना चाहिए। आपने एक शब्द पूछा कि उससे पहले क्या था। आप अगर ओरिजिनल संविधान को देखें, सारे उससे पहले तो कुछ नहीं था। मैं कह रहा हूं कि उससे पहले देश क्या था। अभी तो सेकुलर कह रहे हैं कि उससे पहले देश क्या था। वास्तविक देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है, हो ही नहीं सकता कोई चीज। उस समय
समान नागरिकता के रूप में लोगों को देखता था हमारा देश। धर्म शासन का एक धर्म होता है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भी एक अपने आप में क्या कर सकते हैं, मिसनोमर्स कर सकते हैं आप। तो धर्मनिरपेक्षता जो है केवल जैसे स्वामी जी ने कहा कि ये सेकुलर शब्द जो लाया गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द लाया गया, जो कानून इनेक्ट हुए मुसलमानों के पक्ष में वो नहीं हो सकते थे अगर ये ना होता। तो एक सोची समझी रणनीति से या विदेशों के द्वारा भी एक महोदय, मुझे लगता है पढ़े लिखे नहीं होते तो दूसरों पर शब्द यूज करते हैं, मैंने कहा नीचता का कार्य किया। मैंने नीच महिला नहीं किया, आप सुन लेना, मैंने कहा नीचता का काम किया। तो ये लोग सारे एक जैसे होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं, जाहिलता लेके चलते। आप बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे हुए, एडुकेट है, बड़े पढ़े लिखे। ठीक है सर, चलिए, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। व्यक्तिगत आक्षेप एक दूसरे पे ना लगाए। तो मुझे लगता है कि डिबेट केवल हम लोग केवल नहीं सुन रहे हैं, जो पब्लिक है वो भी सुन रही है, तो इसलिए आपस में उलझने की बजाय जो है मुद्दे पर बात करें। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। भरत सिंह जी आपका, मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, सुरेंद्र स्वामी जी आपका, और हमारे साथ जो प्रदीप बैस जी जुड़े थे बीजेपी की तरफ से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े और इमरजेंसी पे जो हमारी चर्चा थी उस पर आपने हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया। लेकिन इमरजेंसी पे जो माफ़ी मांगने वाली बात है कांग्रेस की, वो अपनी गलती तो मानते हैं लेकिन माफ़ी नहीं मांगते। उनका कहना है कि हमने जो गलती मान ली है वही हमारी माफ़ी समझी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये माफ़ी समझने वाली बात नहीं है, ये एक निर्लज्जता है। अगर आपको सही में दिल से आप कह रहे हैं कि आपने गलती हुई, आपसे, आपके नेता से गलती हुई, तो आपको माफ़ी भी मांगना चाहिए, और औपचारिक तौर पर नहीं, बिल्कुल जो CWC की बैठक है उससे प्रस्ताव पारित करके माफ़ीनामा मांगना चाहिए देश से, क्योंकि आप गुनाहगार हैं, देश के गुनाहगार हैं, देश की जनता के गुनाहगार हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।